Hello everyone and welcome to Python. दोनों को कवर करेंगे बट हमारा मेन फंक्शन होगा मेन फोकस होगा हमारा फंक्शन के ऊपर। उसके बाद हम लोग आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हम लोग का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से हम लोग समझते क्या हैं। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जब नॉर्मल प्रोग्राम में हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से हम लोग समझते हैं कि द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच पाइथन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है। इसमें मेरा हो क्या रहा है, जैसे कि सबसे पहले मेरा एक नेम नाम का वेरिएबल है जो इनपुट मांग ले रहा है, और इनपुट मांगते टाइम पाइथन हमारा आउटपुट दिखाता है एंटर योर नेम। यहाँ पे जैसे सपोज मैंने इनपुट दिया आकाश, मैंने ये इनपुट दे दिया। तो अब वो क्या होगा, वो नेम जो वेरिएबल है, सॉरी जो आकाश नाम का स्ट्रिंग है वो इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट नाम का एक और वेरिएबल बनता है हमारा नेक्स्ट लाइन में, वो वेरिएबल क्या करता है ना, गुड मॉर्निंग प्लस जो भी हमने स्ट्रिंग इस वेरिएबल में इनपुट किया था। तो स्टेटमेंट हमारा क्या बन गया, हमारा स्टेटमेंट बन गया गुड मॉर्निंग, फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे आकाश दिया था तो आकाश, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। उसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग कर रहे हैं कि ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे स्टेटमेंट, उसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब ये जब प्रोग्राम रन करता है देन हमारा आउटपुट क्या दिखाता है। तो सबसे पहले हमारा एंटर योर नेम बोलता है, मतलब जो भी हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट आना था वो आया। ये मैंने इनपुट दिया उसे स्वयं, हुआ क्या, नेम में वैल्यू स्टोर हो गई स्वयं। फिर क्या हुआ, अगला स्टेटमेंट रन किया, एक स्टेटमेंट नाम का वेरिएबल बना जिसमें गुड मॉर्निंग प्लस स्वयं ऐड हो गया। फिर क्या हुआ, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट रन हुआ। तो प्रिंट स्टेटमेंट जब रन हुआ तब क्या हुआ, तब मेरा आउटपुट आ गया गुड मॉर्निंग स्वयं। ये वाला पार्ट समझ आया। अब आते हैं हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। जब हम लोग एक फंक्शन को कॉल करते हैं तब कैसे हमारा पाइथन स्टेटमेंट को रन करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बनाया। तो सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना दिया। उसमें क्या हो रहा है, हम लोग एक पैरामीटर पास कर रहे हैं n, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बन रहा है जिसकी वैल्यू है 1, एंड उसके बाद मेरा एक फॉर लूप रन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, वन रेंज मैंने दिया है 1 से लेके n+1। भैया n+1 क्यों थी, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि रेंज वाला फंक्शन आपका 1 से लेके जो ये फाइनल सेकेंड पैरामीटर आर्गुमेंट है उससे एक कम वैल्यू तक रन होगा। मतलब ये 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ऐसे से जाके n तक जाएगा, ना कि n+1 तक, ही एक वैल्यू कम तक जाता है। तो ये हो गया हमारा रेंज। क्या होगा, इसमें से जो जो नंबर हमारा फॉर लूप से बाहर आएगा वो रिजल्ट का जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन रिजल्ट में ही ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो क्या हो रहा है, पहले पहले रिजल्ट का हमारा वैल्यू 1 था, तो हमारा फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होता है एंड उसका वैल्यू फिर 2 हो जाता है। फिर 2 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होता है, उसका वैल्यू फिर 6 हो जाता है। फिर 6 हमारा 4 से मल्टीप्लाई होता है, उसका वैल्यू फिर 24 हो जाता है। फिर आगे 5 होगा, 24 × 5 होगा, उसका वैल्यू 120 हो जाएगा। ऐसे हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमने फंक्शन, ऐसे हमने हमारा फंक्शन बनाया। अभी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है क्योंकि अभी तक फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने लिया है इनपुट, वो भी इंटीजर फॉर्मेट में। तो ये और इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट लेते टाइम मैंने एक आउटपुट भी दिया है कि एंटर द नंबर। तो जब भी ये स्टेटमेंट रन होगा तब सबसे पहले क्या आएगा, एंटर द नंबर आएगा। यहाँ पे यूज़र ने मेरा इनपुट किया 7, तो नम का जो वैल्यू है वो हो गया 7। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है फैक्टोरियल करके एंड उसमें मैंने फंक्शन को कॉल किया है फैक्ट। देखिए फैक्ट मेरा फंक्शन का नाम था, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। मैंने बोला फैक्ट एंड उसके पैरामीटर की जगह पे आर्गुमेंट को पास कर दिया नम।
नम हमारा क्या था, नम हमारा वो वेरिएबल था जो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया था। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने फैक्ट को कॉल किया है, पाइथन क्या करेगा भैया, इस फंक्शन को बुलाएगा कि आ जाओ तुम्हारा काम आ गया। अब फैक्ट की वैल्यू, नम की वैल्यू क्या थी 7, तो नम जो है वो 7 जो है वो n की वैल्यू ले लेगा। तो हमारा फंक्शन क्या रन होगा, हमारा फंक्शन रन होगा फैक्ट 7। फिर क्या होगा, मतलब रिजल्ट हमारा 1 ही था। अब हमारा जो फंक्शन है वो रन होगा 1 से लेके 7 तक। मतलब क्या हुआ, 1 से लेके पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे ऐसे जाएगा 7 तक। एंड रिजल्ट का वैल्यू पहले 1 था, फिर 2 से मल्टीप्लाई होके 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई होके 6, फिर 4 से मल्टीप्लाई होके 24, फिर 5 से मल्टीप्लाई होके 120, फिर 6 से मल्टीप्लाई होके 720, फिर लास्ट में 7 से मल्टीप्लाई होके 5040। ऐसे हमारा कैलकुलेशन हुआ। अब जैसे सपोज यहाँ पे तो हमारा भैया कैलकुलेशन हो गया, बट हमारा तो फंक्शन में रिटर्न है ना, इसने ये आउटपुट कैसे दे दिया वो समझते हैं। देखो मैंने इस फंक्शन में दिया है लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। तो जैसे कि मैंने फंक्शन में 7 को रन किया, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू बन गया, एट द एंड हमारा बन गया रिजल्ट का वैल्यू 5040। तो मतलब अब रिजल्ट की वैल्यू जो 5040 है, उसको जब मैं रिटर्न करूँगा तो वो ये वैल्यू 5040, ये वैल्यू इस फंक्शन से बाहर की तरफ पुश होगी। अब भैया बाहर की तरफ पुश होगी तो जाएगी कहाँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले बताया था, मैंने एक फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके आगे मैंने रखा है फैक्ट नम को। तो हुआ क्या, जो भी हमारी वैल्यू थी 5040 वो आके इस फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या मैंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ, आउटपुट क्या है, द फैक्टोरियल ऑफ नम। ये नम यहाँ से मैंने इनपुट हुआ, ये यहाँ पे आया, प्रिंट हुआ num 7। फिर मैंने लिखा इज़, ये हो गया इज़। उसके बाद फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से लाई, ये यहाँ आई, आउटपुट आ गया मेरा 5040। तो ये हमारा हो गया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, the value being passed through the function header in a function call statement are known as argument. The other names are actual parameters या फिर actual arguments। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऊपर हमारा एक fact नाम का फंक्शन था, ये वाला, ये हमारा एक fact नाम का एक फंक्शन था। इसमें जब हम कॉल कर रहे हैं fact num, तो ये नम जो है इसकी तो वैल्यू 7 हमारे पास है, एंड ये हमारा एक्चुअली एक नंबर दे रहा है फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए। तो नम यहाँ पे हमारा बिहेव करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। समझ आया। इसके आगे के नाम क्या क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एक्चुअल में कुछ वैल्यू होती है। ये पैरामीटर्स की तरह कुछ एक वेरिएबल नहीं होता है, जैसे हम लोग मैथ में बोलते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज बी एक्स। बट यहाँ पे कोई हम लेट नहीं ले रहे, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट की एक एक्चुअल वैल्यू है कि भैया इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है 7, इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है 8, ऐसा एक एक्चुअल वैल्यू होता है। आगे आ जाते हैं पैरामीटर्स में। The value being received in the function header are known as parameters. Alternate names of parameters are formal parameter या फिर formal argument। इसका मतलब ये हुआ कि वो वेरिएबल जो आपके फंक्शन के जो वैल्यू आ रही है, बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसको जो वेरिएबल रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है, वो हमारा पैरामीटर होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि इस फंक्शन में देखिए, इस फंक्शन में हमारा जो ये n था, हम लोग जो 7 दे रहे हैं, जो हम लोग 7 यहाँ पे इनपुट किया, ये पहले नम में गया, फिर ये नम गया फैक्टोरियल फैक्ट n में। तो वहाँ पे हमें इस नम की वैल्यू को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कौन सा वेरिएबल है जो नम की वैल्यू को रिसीव कर रहा है, वो है हमारा n। तो यहाँ पे n जो है ये है हमारा पैरामीटर। समझ आया पैरामीटर। अब आगे चलते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट के डेटा टाइप्स पे क्या इफेक्ट है। तो हमारा जो पाइथन है वो तीन टाइप के डेटा को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला है लिटरल्स, दूसरा है वेरिएबल्स, तीसरा है एक्सेप्शन। वन बाय वन समझते हैं।
लिटरल्स का मतलब क्या हुआ, या तो जैसे कि हम लोग फैक्ट दिए हैं, फैक्ट हम लोग क्या दिए, फैक्ट हम लोग डायरेक्ट लिख दे फैक्ट 8। तो यहाँ पे तो हमने 8 एक वैल्यू एक इंटीजर डायरेक्टली पुश कर दिया, हम लोगों ने कुछ वेरिएबल नहीं बनाया, कुछ भी अलग उलट काम नहीं किया, हमने डायरेक्ट वो नंबर लिया उसमें फैक्ट में पास कर दिया कि तुम इसका फैक्टोरियल निकाल के हमें एज एन आउटपुट करके दो एक ए नाम के वेरिएबल में। ये हो गया जब हम लोग लिटरल्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल से क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे a इजिकल्स टू 9 एक पहले वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 9, एंड देन उस वेरिएबल को मैंने पास किया, यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को पास किया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेरिएबल को पास करूँ। देखो मल्टीप्लाई जो फंक्शन है मेरा वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई A4 दिया है मैंने उसे, अब ए की जगह पे मल्टीप्लाई उसे क्या रिकॉग्नाइज करेगा, फॉर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कि भैया फंक्शन है मल्टीप्लाई एंड उसके अंदर पास हो रहा है 9 और 4। तो ये हो गया हमारे जब हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट में आता है एक्सप्रेशन। उसका क्या मतलब है, जस्ट सपोज मेरे को एक नंबर दिया है, मेरे को चाहिए कि क्या होगा जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे 4 ज़्यादा नंबर से। मतलब जैसे सपोज मैंने अगर आपको 1 दिया है देन मेरे को आउटपुट चाहिए 1 × 5 का, अगर मैंने आपको 2 दिया है देन मेरे को आउटपुट चाहिए 2 × 6 का, अगर 3 दिया है 3 × 7 चाहिए, अगर मैंने 10 दिया है तो 10 × 14 चाहिए मेरे को। तो ऐसे केस में अगर आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, आपने जो नंबर है आप उसे एक वेरिएबल दे दीजिए ए एंड मल्टीप्लाई में आप a × a+4 कर दीजिए। यही चीज़ अगर फंक्शन में करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी एक मल्टीप्लाई करके था तो उसमें अब मैंने क्या किया, उसमें मैंने a को पास किया साबुत का साबुत और a+4 मतलब जो नंबर उससे 4 ज़्यादा होगा उसको भी पास करा दिया। ये हो गया जब हम लोग एक्सप्रेशन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपके जो ये एक्सप्रेशंस है और ये लिटरल्स, इनको आप फंक्शन डिफाइन करते टाइम एज एन पैरामीटर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मल्टीप्लाई, ये वाला जो मल्टीप्लाई का फंक्शन मैंने डिफाइन करो, यहाँ पे अगर आप x+5 लिख देंगे देन इसका कोई भी मतलब नहीं होता, ये यहाँ पे एक एरर ही दिखाएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे किस किस टाइप के हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की कौन सी टाइप्स होती हैं। आर्ग्यूमेंट्स की हमारी तीन टाइप्स होती है। सबसे पहला टाइप होता है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, दूसरा टाइप होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड तीसरा टाइप होता है कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। वन बाय वन इन्हें कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। क्या मतलब वह, इसका मतलब वह जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने 3 पैरामीटर दिए हैं P, R, T। तो जब मैं अगर इसको कहीं पे बुलाता हूँ, जैसे सपोज मैंने इसको अभी अभी के लिए मैं इसे SI लिख रहा हूँ एंड मैंने इसके अंदर पास किया 1000, 0.1 और 5। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पोजीशंस हैं P, R, T उसी के हिसाब से उनकी वैल्यू दी जा रही है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, इन द फंक्शन कॉल द नंबर ऑफ पास्ट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब 1000, 0.1 और 5 मैचेस एग्जैक्टली विद द नंबर ऑफ रिसीविंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे P, R, T, यहाँ पे हम लोग कितने पैरामीटर्स हैं, 3। जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब उसमें आर्ग्यूमेंट कितने पास हो रहे हैं, 3। तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ पास्ड वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स मैचेस एग्जैक्टली विद द नंबर ऑफ रिसीविंग वैल्यूज दैट इज पैरामीटर्स। तो हम लोग का यहाँ पे भी 3 था एंड यहाँ पे भी 3 था। तो अब होगा क्या, जो हमारा P वेरिएबल है वो वैल्यू ले लेगा 1000, जो हमारा R है वो ले लेगा 0.1 एंड जो हमारा T है वो वैल्यू ले लेगा 5। ऐसे काम करता है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इस मैचिंग को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग एंड इन आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। भाई मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स आपका क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि इन आर्ग्यूमेंट को अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं कुछ इस तरह 1000 एंड अंदर वैल्यू दे दिया आपने 1.5, बस इतना, आपने टी की वैल्यू दी ही नहीं, तो भैया ये फंक्शन कॉल हमें एरर दे देगा, क्योंकि भैया टी की कोई खुद से वैल्यू तो फंक्शन खुद से बना नहीं लेगा ना, उसे तो टी की भी वैल्यू चाहिए। तब इसीलिए हम लोग इसे मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। बट
अब चलो आपका अगर मन हुआ कि नहीं मेरे को फंक्शन ऐसे ही कॉल करना है एंड मैं फंक्शन को ऐसे बनाना चाहता हूँ कि वो टी की कुछ एक फिक्स वैल्यू अपने से ही पहले बना ले, तब आते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब भैया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में जैसे सपोज हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसमें मैंने पी को तो भैया मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट ही रखा है एंड मैंने आर को एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया 0.10 और टी को दे दिया 5। तब हुआ क्या, जैसे सपोज मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड उसमें मैंने ऐसे कॉल किया है, फंक्शन का नेम लिखा एंड उसमें बस मैंने दे दिया वैल्यू 1000। तो होगा क्या, ये आर का वैल्यू अपने आप 0.1 ले लेगा एंड टी का वैल्यू अपने आप 5 ले लेगा एंड आगे का जो कंप्यूटेशन वर्क है वो इन तीन वैल्यूज़ के हिसाब से ही आगे काम करेगा। मतलब देखो यहाँ पे पी का वैल्यू 1000 आ गया, तो 1000 इंटू 0.1 इजिकल्स टू 100 इंटू 5 500। तो हमारा एस आई जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हो गया हमारा 500। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, जब भी हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं या फिर फंक्शन को डिफ़ाइन करते टाइम जो भी हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा ये होता है कि एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनलेस एंड अल्टिल अपीयरिंग ऑन देयर राइट आर रेस्पेक्टिव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मतलब क्या हुआ, जब भी आप एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हो, जैसे मैंने ये वाला फंक्शन डिफ़ाइन किया है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब की भी कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जैसी वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब आप एस आई को डिफ़ाइन करते टाइम आप आर इजिकल्स टू 0.1 करके एक मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट पी देकर फिर टी इजिकल्स टू 5 दोगे तो ये एक हमारा इनवैलिड डेफिनेशन होता है। जब भी आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं आपको सबसे पहले अपने मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है पी, उसके बाद आप अपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को देंगे। ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसके बाद आता है कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। भाई ये तो और मस्त चीज़ है। इसमें क्या है, आपके पास पी है, आर है, टी है, भले ही ये भैया डिफ़ॉल्ट हो या फिर ये मैंडेटरी हो, बट आप इसे किसी भी, जैसे यहाँ पे क्या होता था, आपको पूरा एक परफेक्ट एक ऑर्डर में आपको लिखना पड़ता था ताकि भैया पी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5000 ही ले, आर की वैल्यू 1 ही ले, टी की वैल्यू भी 5 ही ले। बट पाइथन आपको एक और मेथड बताता है जिससे आप कोई भी वैल्यू कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट आपको उस आर्ग्यूमेंट का नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे कि जस्ट सपोज मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, मैंने फंक्शन को जो डिफाइन किया है उसमें मैंने 3 पैरामीटर दिए, पी आर टी। आर और टी की मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ दी है, बट मैं कॉल करते टाइम मैं आर को पहले लिख रहा हूँ, पी को बाद में लिख रहा हूँ और उसके बाद में टी लिख रहा हूँ। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। पहले जितने भी फंक्शन कॉल थे उनमें कहीं पे भी मैं एक आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल का नाम है उससे स्पेसिफाई नहीं करता था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पैरामीटर का नेम पूरा स्पेसिफाई किया कि भैया आर को देना 2.5, पी को देना 1000, टी को देना 7.5। तो पाइथन क्या करेगा, वो यहाँ पे इन तीनों में से जो आर होगा उसे वही वैल्यू देगा जो मैंने दिया है, जो पी होगा उसे भी वही वैल्यू देगा जो मैंने दिया है, जो टी होगा उसे भी वही वैल्यू देगा जो मैंने दिया है। वो यहाँ पे अपना हमारा जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग होता है उसे वो नहीं करेगा किसी भी केस में, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमारे इन सब को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप चाहे तो इन तीनों आर्ग्यूमेंट टाइप्स को एक ही फंक्शन में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन सब को यूज़ करने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं। सो जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट कंटेन पोजिशनल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट फॉलोड बाय कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा ये वाला फंक्शन था, सबको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग का ये वाला फंक्शन था, अगर मैं इसको जब भी कॉल करता हूँ, अगर मैं उधर कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ, मैं वहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कुछ यूज़ करने वाला हूँ, तो उससे पहले अगर मेरे को कहीं पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी यूज़ करना है तो मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सबसे पहले लिखूंगा। किसी भी केस में मैं पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिख के उसके बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, लाइक मैं कभी भी ऐसे कॉल नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँ, मैं कॉल करूँ एस आई एंड उसके अंदर लिख दूँ आर इजिकल्स टू 0.1 एंड फिर एक वैल्यू दे दूँ 1000।
तो ये मेरा एक एरर देगा, क्योंकि कभी भी जो हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले नहीं आ सकते। ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा रूल है हमारा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स प्रेफरेबली। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें जब आप लिखते हैं तब आपकी जो उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो आपको ध्यान रखना है कि उनकी वैल्यूज़ वही पैरामीटर्स होनी चाहिए जो फंक्शन डिफाइन करते वक्त दी गई है। मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते वक्त हमें क्या दिया गया है, हमें p दिया गया है, r दिया गया है, t दे दिया गया है। तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स है p r t। तो जब भी आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हो आपको p की ही वैल्यू देनी है। आप p को प्रिंसी या फिर प्रिंसिपल कुछ भी वैल्यू लिखकर नहीं दे सकते। अगर आप प्रिंसिपल लिखकर कुछ 10 दे देंगे तो ये एक एरर दिखा देगा। लास्ट एंड थर्ड रूल आता है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ आर्ग्यूमेंट वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो हमारा फंक्शन कॉल है इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें 5000, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन यहाँ पे है। इसमें क्या है 5000। अब 5000 क्या है, हमारा एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, तो 5000 हमारा वैल्यू ले रहा है p का। फिर मैंने आगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिया है p इज इक्वल 1000, वो आ गया वापस p पे। अब भैया p का तो वैल्यू पहले से ही 5000 दे दिया गया है ना, वो अब 1000 कैसे लेगा, तो ये एक एरर होता है। तो यही चीज़ इस रूल में डिफाइंड है कि यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। ये हो गया। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से फंक्शन कॉल्स वैलिड है और कौन से फंक्शन कॉल वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले आता है हमारा ये वाला फंक्शन कॉल, जिसमें हम लोगों ने सारे कीवर्ड यूज़ किए। p इजिकल्स टू 3000 दे दिया तो p का वैल्यू आ गया हमारा 3000। r इजिकल्स टू 5 दे दिया, r का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब देखिए यहाँ पे मैंने t स्पेसिफाई नहीं किया है, ना ही t का हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जैसा कुछ वैल्यू पास किया है। तो हमारा जो t है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपना ले लेगा कि चलो भैया हमें 5 चाहिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन कॉल पे। ये हमारा वैलिड होगा क्योंकि नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने नेम्ड आर्ग्यूमेंट जैसे प्रोवाइड कर दिए। हमारी नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या थी, बस एक p ही थी जो कि नॉन डिफ़ॉल्ट थी। उसका बाद वाला आ जाता है, उसका बाद है हमारा जिसमें r इजिकल्स टू 0.12 मैंने पास किया एंड p इजिकल्स टू 5000 पास किया। अब देखो ये दोनों के दोनों कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, तो मेरे को कोई भी ऑर्डर, मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मेरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो करना है, मैं किसी भी ऑर्डर में से पास करा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने t को वापस नहीं दिया है, तो t क्या करेगा, t अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू वापस से यूज़ कर लेगा। तो ये वाला फंक्शन भी हमारा वैलिड है। तीसरा फंक्शन कॉल जिसमें मैंने 3000 जो है उसको मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया है, तो 3000 क्या करेगा, 3000 मेरा वैल्यू ले लेगा p का। एंड जो मेरा r है उसका मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया 0.12, तो ये ले लेगा 0.10 की जगह एंड t का वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जहाँ पे हमने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज़ किया एंड दो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है। एंड ये वाला फंक्शन भी हमारा एक वैलिड फंक्शन कॉल है। उसके बाद आ जाता है हमारा जहाँ पे मैंने r इजिकल्स टू 0.05 दे दिया, तो चलो इसने तो r की वैल्यू ले ली। उसके बाद मैंने 5000 और 3 दिया है। भैया 5000 क्या है, 3 क्या है, तुमको तो पता नहीं है ना, तुमने तो पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दिया है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बिफोर अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब भैया ये कहाँ जाएंगे, ये तो अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग किया गया तो ये तो r की जगह पे ओवरलैप कर रहा है एंड 3 तो t की जगह पे ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक हमारा इनवैलिड फंक्शन कॉल है एंड ये हमारा एरर दे देगा एज हम कभी भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के पहले यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 1। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ फंक्शन कॉल। फिफ्थ फंक्शन कॉल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5000 पहले दे रहे हैं, ये हमारा p का वैल्यू ले लेगा। उसके बाद मैं p इजिकल्स 1000 डिफाइन कर रहा हूँ एज एन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे ये वापस p पे ही आएगा। अब हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा था, थर्ड रूल में हमने पढ़ा था कि यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। बस भैया यहाँ पे तो ये रूल ब्रेक हो रहा है क्योंकि मैंने पहले 5000 p को दे दिया, फिर 1000 भी p को ही दे रहा हूँ, तो ये रूल यहाँ पे वैलिड अनवैलिड हो जाएगा एंड यहाँ पे ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो ये फंक्शन भी एक इनवैलिड कॉल है। उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी सेम ही चीज़ है कि मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 500 मैंने दे दिया, ये 500 ले लेगा p। फिर मैंने प्रिंसी इजिकल्स टू 1000 दिया है। भैया ये जाएगा कहाँ, प्रिंसी नाम का तो कोई वेरिएबल इस डेफिनेशन में था ही नहीं,
ये जाएगा किधर? मेरा प्रिंसी नाम का एक कोई भी वेरिएबल पैरामीटर में तो था ही नहीं, ये जाएगा किधर? तो इसीलिए अनडिफाइंड नेम प्रिंसी यूज्ड। प्रिंसी वॉज नॉट अ पैरामीटर। ये हो गया। अब आता है हमारे लास्ट फंक्शन कॉल पे। ये भी हमारा एक इनवैलिड फंक्शन कॉल है। हमारा लास्ट है जिसमें हमने t की वैल्यू 10 दे दी एंड r की वैल्यू, ये 5 यहाँ पे गलती से लिख दिया है, इसे ठीक कर लीजिएगा, ये हमारा r है। तो r की वैल्यू मैंने दे दी 2.5। तो होगा क्या? चलो यहाँ पे हमको समझ आता है कि सब ठीक है, t की वैल्यू 10 आ गई, r की वैल्यू 2.5 आ गई। बट तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो p जो कि हमारा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट था या फिर मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट था, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है। तो भैया अब खाली चीज़ के साथ थोड़ा ना आगे कंपटीशन होगा। तो a required argument p is missing, therefore this is an also an invalid function call statement। तो आज के लेसन के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।